सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। टुडे वी आर गोइंग टू डू एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 25 ऑफ इंडिया ईयर बुक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इसी के साथ अब हम वी हैव रीच द लास्ट लेग ऑफ इंडिया ईयर बुक। आई होप आपने इससे पहले की सारी वीडियोज़ देख ली होंगी एंड आपने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। आपने पाया होगा कि कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको कहीं और नहीं मिलती है, इंडिया ईयर बुक में मिलती है। इसीलिए 2024 में यूपीएससी ने कई सारे सवाल बनाए थे, 25 में भी कई सारे क्वेश्चंस स्ट्रेट इंडिया ईयर बुक से बनाए थे। अब गवर्नमेंट को या फिर यूपीएससी को अगर क्वेश्चन पेपर बनाना है तो कहाँ देखेगा? वो गवर्नमेंट के रिसोर्स पे देखेगा। इंडिया ईयर बुक इज अ गवर्नमेंट रिसोर्स एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट लुक इनटू द इंडिया ईयर बुक समरी। अब इफ यू वांट दिस बुक, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन गेट द बुक, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर ऑल्सो। दूसरी बात, अभी तक अगर आपने अपने प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज नहीं किए हैं, आप इस बुक से रिवाइज कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। 31 साल के पेपर्स, 3100 क्वेश्चंस एंड वो हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि आप लास्ट टाइम पे विथ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक वाइज आप इसे रिवाइज कर सकें। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर रिवीजन, इन डूइंग बेटर देन अदर्स जो भी बच्चे यूपीएससी का इस साल प्रीलिम्स लिख रहे हैं। सो दिस इज द थिंग। एंड इफ अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी है देन यू कैन रिलाई ऑन दिस शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स न्यू एनसीईआरटी से बनाए गए हैं जो आपको काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। कमिंग नेक्स्ट, नाउ दिस इज ओनली इन 178 पेज। टुडे वी आर गोइंग टू कवर, लेट अस सी, दिस इज द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री स्ट्रक्चर नहीं लिखा होगा यहाँ पे, ये बाय मिस्टेक हो गया है। देन चैप्टर 26 बचेगा, 27 बचेगा, 28, 29, 30 तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी बिकॉज दिस वॉज अबाउट द स्टेट्स जहाँ से सवाल नहीं आते। 31 एंड 32। तो जल्दी से अब आगे बढ़ जाते हैं और चैप्टर नंबर 25 पे पहुँचते हैं। एक और बात, आप में से कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या सर वीडियो देख लेना काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी है, प्रोवाइडेड आप अगर इसे विद द डिसिप्लिन देख रहे हैं और चीज़ें कवर करते जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपकी इंडिया ईयर बुक के में नहीं दी हुई थी, इवन इन नोट्स में भी, लाइक चूंकि वो इंडिया ईयर बुक में नहीं दे रखे तो हमने नहीं डाल रखे, बट वीडियोज में मैं आपको बताते चल रहा हूँ। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो कंप्लीटली। कमिंग नेक्स्ट, सो this is about this communication and information technology. So we do have a ministry. We have the Ministry of Communication and we have the Ministry of Electronics and Information Technology. अब मिनिस्ट्रीज हैं तो उनके कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो आप समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इटसेल्फ इज ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इंडिया का। देन यू हैव द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये प्रमोट करती है आपकी ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज एंड इंटरनेट गवर्नेंस, नाम से ही क्लियर है। Coming next about the Department of Post. Now the Department of Post ये ऑपरेट करता है लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड में। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, कभी लेट से एक सा सवाल आ गया कि पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो आप इजीली बता सकते हैं वो इस्टेब्लिश हुआ था 1727 में कोलकाता में। उसके बाद यू हैव द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट विच इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म पोस्टल ऑपरेशंस। उसके बाद आया पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023. So this was made effective from 18 जून 2024. इसने रिपील किया इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट। सो अर्लियर सिचुएशन ये थी, व्हाट इट ब्रॉट द चेंज। सो अर्लियर सिचुएशन ये थी कि ओनली इंडिया पोस्ट कुड लीगली कैरी द लेटर्स, ठीक है, बट नाउ प्राइवेट कुरियर कंपनी जो है अलाउड टू ऑपरेट एंड रिड्यूस द मोनोपोली। सो दिस एक्ट एक्चुअली डिड दिस एंड now this has replaced this. So this provides the framework for address standards, addressee identifiers and use of post codes. Then what about the organization structure of the Department of Post? चूँकि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। There is the apex management. You have the Postal Services Board. इसके चेयरपर्सन होते हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मेंबर्स, there are 7 members over here. Then you have the Director General of Postal Services who is the head of operation. उसके बाद बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योरेंस की फॉर द इंडिया पोस्ट। तो विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स में सबसे पहले आती है ये आपकी सुकन्या समृद्धि स्कीम। ऑल्दो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो पोस्ट इसमें हेल्प करता है, मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट हेल्प करता है। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। अकाउंट ओपन किया जा सकता है नेचुरल गार्जियन के नाम पे। लीगल गार्जियन, बेसिकली नेचुरल गार्जियन एंड लीगल गार्जियन इसे ओपन कर सकते हैं।
जो भी गर्ल्स दे आर बिलो 10 ईयर्स दे आर एलिजिबल फॉर इट। 2 लड़कियां अगर आपकी हैं तो पर फैमिली दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स दैट हैज बीन अलाउड अंडर दिस स्कीम, अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है। देन यू हैव द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, सो ये एक सेविंग स्कीम है विमेन के लिए, एंड इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2025 से। फिर इसके बाद KYC आई होप यू नो योर कस्टमर्स। आज की डेट में अगर आप बैंकिंग सर्विसेज वगैरह ले रहे हैं देन दे वांट, मतलब बेसिकली दे वांट टू नो अबाउट यू, दैट इज व्हाई दिस इज नो योर कस्टमर। सो आपके इससे जो भी आपके पैन कार्ड हो गया या फिर आपका आधार कार्ड हो गया वगैरह, उसकी इंफॉर्मेशन दोबारा लेके वो चेक करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं। सो मेथड इज दैट इज व्हाई दिस इज आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। देन यू हैव द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में स्टैब्लिश हुआ था। ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल सा है, to provide accessible, affordable and trusted banking services, promote the cashless transaction, include the financial inclusion. Then we have some of the schemes like प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो पैसा फार्मर्स को प्रोवाइड करती है सो दैट इट कैन हेल्प देम विद द फार्मिंग एक्सपेंसेस। इस स्कीम के अंतर्गत जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उन्हें साल में 6,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में मिलते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का काम ये कि दिस इज द हैज द सेकंड पोजीशन इन वॉल्यूम ऑफ डिसबर्समेंट। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका काम बेसिकली ये है। मार्केट शेयर इसका 15% है एंड दिस हैज सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इन मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। दिस स्कीम बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। तो ये आपको से कभी ये पूछ लिया कि भैया मैच दी फॉलोइंग, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना दैट इज ऑफ मध्य प्रदेश, सुभद्रा योजना कहाँ रन करती है दैट इज इन उड़ीसा। उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज में। सो फॉर दैट वी हैव द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 1884 में स्टार्ट हुआ था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स इंडिया में है। सो इसके बेनिफिशरीज हैं आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डिफेंस पर्सनल्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज, these professionals and the employees of listed companies and the graduate and diploma holders। कितना इंश्योरेंस है? मिनिमम इंश्योरेंस जो एक एश्योर्ड है दैट इज 20,000 रुपये, मैक्सिमम एश्योरेंस एश्योर्ड दैट इज 50 लाख रुपीज। देन यू हैव द रूरल पुअर लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। दिस इज नॉट द पुअर लाइफ इंश्योरेंस, सो दिस इज रूरल एरिया वाला जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। सिंपल सा है, to provide the insurance cover to rural population. The minimum sum assured is 10,000, maximum sum assured is 10 lakh। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। डीबीटी इज द गवर्नमेंट स्कीम फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स टू बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट, एलिमिनेट intermediaries and the reduced leakage. This is linked with Aadhaar based account in the India Post Payment Bank and Post Office Saving Bank. Strategic alliance, there is the Department of Post. This signed memorandum of understanding with Amazon Seller Services Private Limited, strengthening logistic and e-commerce collaboration. फिर आते हैं मेल सर्विसेज पे। मेल सर्विसेज पे ओवरव्यू इज लाइक वी हैव द स्पीड पोस्ट एंड देन वी हैव द रजिस्टर्ड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के हमें थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ था। दिस लेड टू द टाइम ऑन डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स। 35 kg तक आप इसमें भेज सकते हैं। पूरी कंट्री ये कवर करता है इंक्लूडिंग द रूरल एरियाज। सो दिस इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मार्केट इंडस्ट्री इन द डोमेस्टिक एक्सप्रेस इंडस्ट्री। ट्रैकिंग जो भी इसकी अवेलेबल होती है दैट इज 13 डिजिट स्पीड पोस्ट नंबर। तो ये पूछ लिया भाई 13 डिजिट का है, कितने डिजिट का है, इस पर सवाल बन गए। अब एक वर्ड आप सुनते होंगे रजिस्टर्ड पोस्ट, एक आप सुनते हैं स्पीड पोस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो जो रजिस्टर्ड पोस्ट है दैट इज एड्रेसी स्पेसिफिक, मतलब जिस पर्सन का उस पर नाम लिखा हुआ है केवल वो पर्सन उस चीज को ले सकता है और किसी इंसान को नहीं दिया जाएगा। सो दिस इज मेंटेन्ड एट ईच स्टेज। स्पीड पोस्ट इज एड्रेस स्पेसिफिक, उस एड्रेस पे कोई मिलेगा उसको देंगे और चले आएंगे। तो रजिस्टर्ड पोस्ट अगर आपको किसी को कुछ भेजना है तो यू कैन सेंड इट वाया रजिस्टर्ड पोस्ट इंस्टेड ऑफ स्पीड पोस्ट, अगर आप चाहते हैं वो उसी पर्सन को मिले। Then there is the bring your own device. So delivery staff they use the personal smartphones, ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं एंड फिर डिलीवरी के लिए वहाँ पे अपडेट्स करते हैं। इनको मंथली रिम्बर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। रजिस्टर्ड स्मार्टफोन्स आर मोर देन 30,000। फिर है पोस्टमैन मोबाइल ऐप। सो दिस लीड्स टू द रियल टाइम डिलीवरी अपडेट्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ डिलीवरी इज रिकॉर्डेड इन इट। उसके बाद आता है ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर। कहाँ पे है ये? दिल्ली में है, कोलकाता में है। उसके बाद आता है सेल्फ लॉकिंग सील। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस सीलिंग वैक्स।
Benefit is to prevent health issues such as nausea and respiratory problems. Eco-friendly biodegradable plastic seals. This is the initiative under Swachhta Abhiyan Special Campaign 2.0. Then you have the Gyan Post. ज्ञान पोस्ट का ऑब्जेक्टिव है फॉर द अफोर्डेबल डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड एजुकेशनल मटेरियल. एलिजिबल मटेरियल इज नॉन कॉमर्शियल एजुकेशनल बुक्स, सोशल बुक्स, कल्चरल बुक्स एंड रिलीजियस बुक्स. सो दिस प्रमोट्स एजुकेशनल एक्सेस इन रिमोट रूरल एरियाज. कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं इंडिया पोस्ट के, सच एज डाकघर निर्यात केंद्र. सो डाकघर निर्यात केंद्र इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का. प्रमोट क्या करता है? ये प्रमोट करता है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट थ्रू द पोस्टल नेटवर्क एंड दिस फैसिलिटेट्स द स्मार्ट एक्सपोर्टर्स. फीचर्स: दिस enables the electronic finding of the postal bill of export. This exports parcel submitted at डाकघर निर्यात केंद्र. So beneficiaries include this. Then you have the post office पासपोर्ट सेवा केंद्र. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. KVIC के साथ इन्होंने कोलेबरेट किया है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल. EKYC, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग नेक्स्ट. एक और बात, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर PYQ अरेंजमेंट, प्रॉपर बुक्स, देन ये आपके PYQ एनालिसिस डॉक्यूमेंट है. यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको NCERT कैसे पढ़नी है, स्पेक्ट्रम कैसे पढ़नी है, आपको इन्वायरमेंट के लिए PMFIS या शंकर IAS कैसे पढ़नी है, लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है, 6 to 12 वाली NCERT कंसोलिडेटेड फॉर्म में कैसे पढ़नी है, ये बुक्स आपको इसमें हेल्प करती है. एंड दिस CSET वाले PYQ डॉक्यूमेंट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा आपके प्रीलिम्स में हेल्प करते हैं प्रॉपरली अरेंजमेंट के साथ. देन यू दी प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना. सो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था. Objective is to provide subsidy for rooftop solar panels. This is to provide up to 300 units of free electricity per month. तो टारगेट इसका 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करने का है. देन उसके बाद है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना. अच्छा, इसमें बहुत डिटेल में वो यूपीएससी एक चीज़ ध्यान रखना, यूपीएससी बहुत फालतू की बहुत इन डेप्थ डिटेल नहीं पूछता है. यूपीएससी पूछता है आपको बेसिक्स पता है कि नहीं पता है. जैसे क्या होता है, मैंने देखा है कि मैगजीन्स वाले, जैसे कभी कोई स्टैंडिंग कमेटी है, वो क्या होता है, पागल हो जाते हैं. वो स्टैंडिंग कमेटी ने ये बोला वो बोला, भाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो. इसी तरीके से यूपीएससी बिल से ज़्यादा फोकस होता है कि वो एक्ट है कि नहीं, क्योंकि यूपीएससी खुद कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता. तो ये कुछ बेसिक चीज़ अगर आप याद रखेंगे ना तो आप फोकस्ड तैयारी कर पाएंगे. देन यू दी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम. सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय MSME. तो द ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट द ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट्समैन. सो बेनिफिट इज टूल किट्स प्रोवाइडेड थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म यूजिंग ई-वाउचर्स एंड द QR कोड्स. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का रोल ये है कि ये लॉजिस्टिक पार्टनर है इसका. उसके बाद फिलाटेली, मतलब देखो स्टैम्प, कई लोग का स्टैम्प कलेक्शन शौक होता है, सो दैट इज द थिंग, दिस इज द रिलेटेड टू दिस. सो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देवर 38 कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प्स एंड 44 कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प्स वर रिलीज्ड. तो कुछ मेजर कॉमर्शन इंक्लूडेड चेनाब रेलवे ब्रिज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 75 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को, कारगिल विजय दिवस सिल्वर जुबली इन 24, डायमंड जुबली ऑफ राजभाषा. Women empowerment themes included stamps of like 300th birth anniversary of Ahilya Bai Holkar and माता देवी रानी चिन्ना बहरा देवी. 15 अगस्त 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कंडक्ट किया स्टैम्प डिजाइन कंपटीशन वाया MyGov पोर्टल फॉर इशूइंग स्टैम्प्स ऑन 80th एनिवर्सरी ऑफ UN ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. उसके बाद आता है आपका दीनदयाल स्पर्श योजना स्कॉलरशिप. ये स्टूडेंट्स को इंकरेज करता है टू परस्यू फिलाटेली एज दी हॉबी. उसके बाद आता है आपका, सो इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन सिंस 1876. 2 years आफ्टर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1874. इस 192 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है. इंडिया एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का भी मेंबर है. और पहला एशिया पैसिफिक पोस्टल लीडर्स फोरम, दिस वाज हेल्ड इन जयपुर फ्रॉम दिस. देन यू हैव द डिजिटल एड्रेस कोड, पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट इज डिजिटल एड्रेस कोड? देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द बेसिक डिजिटल सिस्टम जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है ताकि लोग और बिजनेस अलग अलग सर्विसेज को ऑनलाइन ईजिली एक्सेस कर सकें. तो DPI को आप एक रोड ऑफ द इंटरनेट की तरह इमेजिन कर सकते हैं. मतलब वो हेल्प करता है कि सर्विसेज स्मूथली रन करें. जैसे आधार विल प्रोवाइड यू द डिजिटल आइडेंटिटी, UPI विल हेल्प यू इन द डिजिटल पेमेंट, डिजी-लॉकर विल हेल्प यू टू फॉर द डिजिटल डॉक्यूमेंट्स. सो ये सिस्टम आपकी जो सर्विसेज हैं उसको फास्ट करते हैं, सस्ती करते हैं एंड
हर एक इंसान के लिए एक्सेसिबल करते हैं। देन व्हाट इज दिस डिजिटल एड्रेस कोड? डिजिटल एड्रेस कोड एक यूनिक डिजिटल कोड है हर एक एड्रेस के लिए। लाइक आपके ऑफिस के लिए एक डिजिटल कोड हो जाएगा, आपके घर के लिए हो जाएगा, आपकी शॉप के लिए हो जाएगा। सो आप अभी क्या करते हैं, किसी को चिट्ठी लिखनी है तो आप ये लिखते हो ना, सन ऑफ ये, और उसका नाम, एड्रेस एटसेट्रा, फलाना ढिमका सब लिखते हो आप। So instead of writing a long address, you can simply use a short digital code जो exact location बता देगा यहाँ पे जाना है। मतलब this is the digital version of your home address, it has everything related to that। तो लाइक फोन नंबर जैसे कि एक पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, ईमेल आइडेंटिटी दिस आइडेंटिफाइज द इनबॉक्स, डिजिटल एड्रेस कोड दिस विल आइडेंटिफाई द लोकेशन। So Department of Post, it has launched digital address code to create a standardized geo-coded addressing system. So this provides address as a service for secure and consent-based sharing of address data. इसका एम क्या है? For the public service delivery, logistic efficiency, governance, emergency response. This is aligned with the national geospatial policy, and the policy document was released for stakeholder feedback. Then you have the thematic working group on address. So this addressee, this recognized as fundamental data scheme under the National Geospatial Policy. So this formed with the participation from ministries, departments and technical agencies. Working document, digital address, democratization of address. Objective is to create a standardized geospatial addressing framework for India. DigiPin technical specification was defined by this. So अब आता है आपका DigiPin. DigiPin is the national addressing grid. क्या है DigiPin? ये एक नया डिजिटल एड्रेस सिस्टम है जो इंडिया में डेवलप किया जा रहा है ताकि हर एक लोकेशन को एक यूनिक कोड दे सकें। सो लंबे एड्रेस लिखने की जगह आप डालोगे डिजिटल कोड विच इज डिजिपिन। दिस विल शो द एग्जैक्ट लोकेशन कि घर कहाँ पे है, हाउस कहाँ पे है, मतलब घर कहाँ पे है, शॉप कहाँ पे, ऑफिस कहाँ पे है, कहाँ पे जाना है हमें घुमा फिरा के। तो दिस इज द डिजिटल पिन कोड फॉर एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे कि पिन कोड एरिया दिखाता है, डिजिपिन एग्जैक्ट बिल्डिंग और स्पॉट दिखाता है। सो दिस इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन कोलैबोरेशन विद IIT हैदराबाद एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ISRO। देन डिजिपिन के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। दिस डिवाइड्स इंडिया इंटू 4x4 मीटर ग्रिड। आपको ये पता होना चाहिए, सवाल आ जाएगा, आप कंफ्यूज मत हो जाना। हर एक ग्रिड को असाइन किया गया यूनिक 10 करेक्टर अल्फा न्यूमरिक कोड। अल्फा न्यूमरिक इज लाइक लेट्स से अल्फा मतलब अल्फाबेट ABC न्यूमरिक 1 2 3 4 5, दिस इज अल्फा न्यूमरिक। अगर ये 1 2 3 4 5 होगा तो ये न्यूमरिक होगा। अल्फाबेटिकल कोड क्या होगा? ABCDEFG जो भी हो, ठीक है, इनका अरेंजमेंट, अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमरिक दोनों का ही हो। देन डिजिपिन रिपोजिटरी, इट इज पब्लिश्ड ऑन गिटहब फॉर डेवलपर इंटीग्रेशन। गिटहब क्या है? गिटहब एक वेबसाइट है जहाँ पे डेवलपर्स दे स्टोर, मैनेज एंड शेयर दी कंप्यूटर कोड। सो मेनली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए और टीम वर्क के लिए यूज होता है। तो गिटहब एक ऑनलाइन स्टोरेज प्लेस है कोड के लिए और कोलैबोरेशन टूल है। तो जैसे कि गूगल ड्राइव आपकी फाइल स्टोर करती है, गिटहब आपका प्रोग्रामिंग कोड स्टोर करता है। Then know your DigiPin portal. This is launched for the public use. Then you have the nationwide geofencing of postal index number code boundaries. What is this? इसका मतलब है कि you are going to digitally mark the exact geographical area covered by each pin code. So हर एक पिन कोड एरिया, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, जो आपका हर एक पिन कोड एरिया है, अगर आपने कोई पिन कोड बोला तो इसका एक एरिया है। दिस इज शोन क्लियरली ऑन द डिजिटल मैप यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक GPS। अब देखो पिन कोड क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। पिन कोड इज दैट इज द पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 डिजिट नंबर होता है। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करें जहाँ मुखर्जी नगर का, तो 110009, दिस इज द 6 डिजिट कोड। सो दिस इज द 6 डिजिट नंबर दैट इज यूज्ड बाय द इंडिया पोस्ट टू आइडेंटिफाई द डिलीवरी एड्रेस। बट ट्रेडिशनल पिन कोड समटाइम्स बड़ा एरिया कवर करता है, सो एग्जैक्ट लोकेशन कंफ्यूजिंग हो सकती है। जियो फेंसिंग करेगा क्या? बोलेगा ये वाला है तो मुखर्जी नगर इतने एरिया में, यहाँ से तुम यहाँ जंप करोगे एज पर द कोऑर्डिनेट, तो तुम्हारा पिन कोड चेंज हो जाएगा। सो जियो फेंसिंग मीन्स क्रिएटिंग अ वर्चुअल बाउंड्री ऑन योर मैप। सो दिस इज लाइक अ डिजिटल बॉर्डर अराउंड एन एरिया। सो जब लोकेशन उसी बॉर्डर के अंडर में फॉल करेगा तो सिस्टम को पता होगा कि किस पिन कोड, विच पिन कोड बिलोंग्स टू दैट लोकेशन। सो this is the pan India geofencing project that is conducted during 2024-25 in 3 phases. So this created the GeoJSON data set of pin code boundaries, know your pin code application. Now database is made open source on open government data platform. This strengthens the foundation of India digital address, digital public infrastructure. Then you have the advanced postal technology platform. So this was developed by the Center for Excellence in Postal Technology. This was hosted on Meghraj cloud platform.
with connectivity support from BSNL. देन यू हैव द की फीचर्स की बात कर लें, लाइक अब पहले तो ये मेघराज वर्ड आ गया तो ये भी पता होना चाहिए, ये गवर्नमेंट क्लाउड है जहाँ पे डेटा एंड सर्विसेज स्टोर की जाती हैं ऑनलाइन, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव है, इट स्टोर दी फाइल्स ऑनलाइन। सो मेघराज ये गवर्नमेंट डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट डेटा एंड एप्लीकेशंस को स्टोर करता है, किस की फीचर्स क्या है, लाइक माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर, ओपन एप्लीकेशन API आर्किटेक्चर, end-to-end digital solution from booking to delivery. Next generation feature is like quick QR code system, payment, OTP based delivery, 10-digit alphanumeric digipin for accurate delivery. Implementation की बात कर लें, so this is the pilot project that is conducted in Karnataka postal circles. Nationwide rollout is there across 23 postal circles that is completed on 4 August 2025. Then you have the Dak Chaupal. Dak Chaupal is Dak Community Development Program. So overview is, now this is the public outreach initiative that was launched in September 2023. Objective is to deliver the government services at the grassroots level. So this provide on the spot citizen service. So हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन, ये 75th anniversary है for the Constitution of India, and this is the venue is National Philatelic Museum. Activities like exhibition of rare postage stamps including pre-independence stamp, and then you have the Information Technology Act. Information Technology Act, ये primary legislation which is governing cyberspace in India. This was last amended in 2008. Now you have the statutory bodies under the act की बात कर लें अगर, so what are the statutory bodies under the act? So this is the controller of certifying authorities. This regulates electronic signatures. Then you have the Computer Emergency Response Team of like India's CERT-In. This handles cyber security incidents. तो लीगल स्टेटस क्या है, जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 वाला, दिस सुपरसीड्स प्रोविजन ऑफ IPC वेयर ऑफेंसेस फॉल अंडर साइबर लॉ प्रोविजन. देन यू हैव द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. अब पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज वाई वी हैव डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. नाम से क्लियर है, ऑब्जेक्टिव अपने आप ही क्लियर है. दिस रेगुलेट्स द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा, प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल, इनेबल्स लॉफुल यूज. तो ये जनरल बातें हैं, ये भी जनरल बातें हैं. उसके बाद है आधार, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज एक्ट 2016. तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिस पे यूपीएससी इन जनरल सवाल बनाएगा, ये इन जनरल फैक्ट्स हैं जो आपको पता है. उसके बाद है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. चूँकि ये सारे इंडिया ईयर बुक में दे रखे थे तो मैंने बस फॉर द ब्रीफ रेफरेंस के लिए डाल दिया था, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है और इस पर सवाल भी नहीं बनाएगा. इस यूपीएससी इसमें अगर कुछ बनाएगा तो थोड़ा सा जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है उस पर बनाएगा. तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, जैसे कि हमें इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना है टू मेक दिस सर्विसेज ईजी, फास्ट एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन. तो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग द ऑफिसेज. सो दिस ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द डिजिटली empowered society and knowledge based economy implemented through the central and the state ministries and departments. This is implemented as the central sector scheme. So this is the sub scheme under the digital India. So this is the electronics governance, national knowledge network, capacity building and skill development, promotion of electronics and information technology, hardware manufacturing, etc. ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें. Then you have the digital identity which is Aadhaar. So Aadhaar is the world's largest digital identity program. ये biometric and demographic based identity provide करता है. So what are its features? This has the unique identity authentication. This eliminates duplicate and fake identities. This enables access to government services. Then you have the DigiLocker. What about the DigiLocker? ये cloud based digital document storage platform है. Function क्या है? There is the storage of documents, there is the sharing of documents, there is the verification of certificates, there is the reduced need for physical documents. Then you have Umang. Umang क्या है? This is actually the one app. एक ऐसा ऐप है, एक सिंगल ऐप है जो बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को एक जगह पे प्रोवाइड करता है. तो आप अभी क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ काम है तो आप अलग अलग वेबसाइट और अलग अलग ऑफिसेज विजिट करते हैं. अब आप एक सिंगल ऐप को यूज करेंगे और अपना काम करवा लेंगे. सो दिस इज द यूनिफाइड, दैट इज वाई दिस इज यूनिफाइड मोबाइल प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज. देन यू हैव द कॉमन सर्विस सेंटर. कॉमन सर्विस सेंटर, दिस इज द इनिशिएटिव टू प्रोवाइड डिजिटल सर्विस इन रूरल एरियाज. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी ये है. देन यू हैव दी कोलैब फाइल. कोलैब फाइल क्या है? ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे कैन वर्क टुगेदर ऑन दी फाइल्स. जैसे कि आपकी गूगल ड्राइव है, ये लोगों को अलाउ करता है. दिस अलाउज पीपल टू शेयर द डॉक्यूमेंट्स. कोलैब फाइल, दिस अलाउ गवर्नमेंट ऑफिस टू शेयर द ऑफिशियल फाइल्स सिक्योरली.
तो ओवरव्यू इज इंडिजिनस वेब बेस्ड ऑफिस सूट. Feature is creation and collaboration on documents, spreadsheets, presentation. This is integrated with this. Then you have the GOV drives, the storage as a service. So this is the secure cloud-based document storage platform. So GOV drive is online storage space for government data. This is just like government. This is the Google Drive which stores files online. GOV drive, this stores the government document and data safely. Then you have the electronics transaction aggregation and analysis layer, ETAL. ETAL provide करता है comprehensive view of e-services across states. Then you have the open government data platform. तो ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है थ्रू पब्लिक एक्सेस टू द गवर्नमेंट डेटा सेट्स. पॉलिसी फ्रेमवर्क इज नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी. जीवन प्रमाण क्या है? बेसिकली पेंशनर्स के लिए है कि पहले अब आपको खुद फिजिकली नहीं जाना है, आप फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी आप डिजिटली प्रमाणित कर सकते हैं कि भैया आप जिंदा हैं, हमको दे दो पेंशन. देन यू हैव द GI क्लाउड विच इज मेघराज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड. तो ये ई सर्विसेज की एक्सीलेटेड डिलीवरी करता है थ्रू दी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. देन यू हैव दी MyGov प्लेटफॉर्म. MyGov प्लेटफॉर्म ये सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर द पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. ये सिटीजन्स को अलाउ करता है दैट दे कैन शेयर दी सजेशंस विद द गवर्नमेंट. फिर आता है ई ऑफिस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस. नाम से क्लियर है, दिस इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइल मूवमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज. फिर आता है सर्विस प्लस. ये है डिजिटल फ्रेमवर्क ताकि आपकी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसकी डिलीवरी टाइमली हो सके. उसके बाद आता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल. तो दिस इज द सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन एंड डिसबर्समेंट. उसके बाद आता है नेशनल साइन ऑन. तो नेशनल साइन ऑन एक यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो इनेबल करता है एक्सेस टू मल्टीपल ऑनलाइन सर्विसेज यूजिंग अ सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल. ये इस मिनिस्ट्री के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है. Then you have the key features like this provide seamless access to government services. This integrates 3 back-end single sign-on system. This. Then you have the e-sign. E-sign क्या है? E-sign this provides a secure and efficient method for electronic signing of documents. This is available to Aadhaar number holders. Then you have the API Setu. API Setu ये enable करता है data sharing between government departments and agencies and this promotes the interoperability of the systems. Then you have the e-way bill. तो GST ई-वे बिल सिस्टम ये इनेबल करता है सो दैट यू कैन हैव द इलेक्ट्रॉनिक परमिट फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स. अभी इधर से उधर जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो यू नीड द ई-वे बिल गुड्स को ले जाने के लिए. फिर आता है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट. तो ये पेंडेंसी रिड्यूस करता है जुडिशियल सिस्टम एंड दिस इंप्रूव द एफिशिएंसी इन द जस्टिस सिस्टम. देन आता है ई ट्रांसपोर्ट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट. ये नेशन वाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. सो की एप्लीकेशन इज सच दैट वाहन क्या है? ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे दैट इज यूज टू रजिस्टर व्हीकल्स इन इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसको मैनेज करता है. सो दिस इज द ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ ऑल व्हीकल्स. सो जब आप व्हीकल परचेज करते हैं तो इसका जो डिटेल्स है वो वाहन वाली जो एप्लीकेशन है इसमें स्टोर की जाती है. तो जैसे वाहन क्या क्या स्टोर करता है, जैसे आपका व्हीकल नंबर क्या है, ओनर का नाम क्या है, इंजन और चेसिस नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्या है, इंश्योरेंस डिटेल्स क्या है. तो पुलिस अगर आपका व्हीकल नंबर चेक करती है ना तो वो आपकी डिटेल्स वाहन से ही चेक कर लेते हैं. देन यू हैव सारथी. ठीक है, सारथी मतलब दिस इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के लिए ये सर्विस है. देन यू हैव द ई चलान दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चलान. सो देयर इज द ऑटोमेशन ऑफ 200 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. दिस इनेबल्स फेसलेस सर्विस डिलीवरी. उसके बाद आता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क. नेशनल नॉलेज नेटवर्क दिस इज द हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क विच कनेक्ट्स नॉलेज इंस्टीट्यूशन and the government data centers. फिर आता है फ्यूचर स्किल्स प्राइम. सो फ्यूचर स्किल्स प्राइम दैट इज लीड टू रीस्किल एंड अपस्किल ऑफ वर्कफोर्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. What are the technologies covered in it? These are the technologies covered. Then you have the information security education and awareness project phase 3rd. So this develop human resource for safe and secure साइबर स्पेस. देन यू हैव दी वर्क बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम. सो ये स्किल डेवलपमेंट फॉर द ग्रेजुएट इंजीनियर्स है जो कि कहाँ से आते हैं आपके लाइक SC ST विमेन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो ये उनको बेसिकली सपोर्ट करता है. ठीक है, तो व्हाट आर द इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये इस पे वैसे मुश्किल है कि पूछेगा. कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी क्या ही ये पूछेगा. हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कर लेते हैं लास्ट टाइम में. देन यू हैव द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एकेडमी स्कीम. इस पे सवाल तो नहीं बनेंगे सच. PMG दिशा आपको पता होना चाहिए. PMG दिशा द टर्म रिलेटेड टू
promote digital literacy in rural India. So this covers 6 crore rural population, 1 person, 1 household. Scheme was closed on this date. तो देखो जो मेन चीज़ें हैं उसको हम करते चलते हैं, तो मेक श्योर दैट एटलीस्ट जितना बता रहा हूँ उतना करते चलना. देन यू दी प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग. सो ये तो हमने ऑलरेडी घुमा फिरा के डिस्कस कर रखा था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. इंडिया के लिए इन्फॉर्मेशन दैट इंडिया इज अमंग द टॉप 3 फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली. कुछ फ्यूचर टारगेट्स हैं हमारे, लाइक टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट हमारा है कि हमें $500 बिलियन का मैन्युफैक्चर करना है, $350 बिलियन फ्रॉम द फिनिश्ड गुड्स एंड $150 बिलियन फ्रॉम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग. एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 5.5 to 6 मिलियन जॉब्स, मतलब 50 से 60 लाख जॉब्स हमें जनरेट करनी, 55 लाख से 60 लाख. एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इज $240 बिलियन and domestic value addition target that is more than 35%. Then you have the TIDE. TIDE is what? Technology incubation and development of entrepreneur schemes. So this was launched in 2019. Duration is 5 years. This is to support information and communication technology startup in emerging technologies. What are the support that is provided? That is for the financial support, technical support, and support to higher education institutions and research organization. Then you have the Genesis. क्या है ये नेक्स्ट जनरेशन सपोर्ट है, इनोवेटिव स्टार्टअप स्कीम. सो ये टेक्नोलॉजी स्टार्टअप सपोर्ट करता है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में. 950 करोड़ 490 करोड़ का बजट है, 5 साल का ड्यूरेशन है. देन यू हैव दी MSH मीटी स्टार्टअप हब. ये नोडल प्लेटफॉर्म है टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इको सिस्टम. Then you have the Electropreneur Park and the Incubation Centers. So we do have the Software Technology Park of India in New Delhi. That is an entrepreneur park. Incubation Center के लिए we have IIT Patna in collaboration with Government of Bihar. उसके बाद आता है आपके पास नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. तो ये जॉइंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है. तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं आपकी CDAC एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन सुपर कंप्यूटिंग एंड इनहेंस कंप्यूटेशनल कैपेसिटी फॉर द रिसर्च. टारगेट है कि हमें 40 सुपर कंप्यूटर्स बिल्ड करने हैं. टोटल कैपेसिटी इज मोर देन 64 पेटाफ्लॉप्स. देन रुद्र सर्वर बोर्ड हैज़ बीन डेवलप्ड यूजिंग दिस. उसके बाद आता है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, दैट इज भाषिनी. सो पर्पज सिंपल सा है कि हमें ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करना है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए. तो लैंग्वेज जो कवर्ड है आपकी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं. एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि आपकी ये 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है इंडिया की कौन कौन सी हैं, विच आर दे, एंड कौन से साल में कौन सी शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज जो है उसे इंक्लूड किया गया था और किस अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड किया गया था. इस पर क्वेश्चन भी आ रखा है. सो यू शुड नो दिस इज इंपॉर्टेंट. देन क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म इज भाषा दान. फिर आता है आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स. तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की बात कर लूँ, दिस इज द रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. इंडिया इज रैंक्ड इन टायर 1 कैटेगरी. टायर 1 कैटेगरी दे आर कंसिडर्ड रोल मॉडर्निंग नेशन. देन यू हैव दी साइबर शक्ति प्रोजेक्ट. ये विमेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एम्पावर करता है इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन के लिए. साइबर स्वच्छता मतलब यू हैव टू डिटेक्ट दी मैलिशियस प्रोग्राम्स एंड दिस इज द फ्री टूल फॉर रिमूवल ऑफ मालवेयर. देन यू हैव द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर नंबरिंग अथॉरिटी. सर्टेन ऑथराइज्ड एज द कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर नंबरिंग अथॉरिटी. देन यू हैव द साइबर क्राइसिस. सो मतलब इसका स्कोप क्या है? दिस आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज इन प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. देन यू हैव द साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान. साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान जो इंडिया का है, दिस इज डेवलप्ड बाय this ministry for handling cyber attacks and cyber terrorism. Then you have the cyber security capacity building. What is the role of Indian computer emergency response team over here? That this is the nodal agency for cyber security incident response, crisis management, coordination. Key guidelines is this, like guidelines issued for establishing sectoral, this is like computer security incident response team. Then you have the awareness campaign that is observed by CERT-In, that is this. देन सर्टेन कोलैबोरेट्स विथ दिस. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर आते हैं इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, दैट इज़ द इंडिया AI मिशन. नाम से ही क्लियर है कि भैया हमें नेशनल लेवल प्रोग्राम होगा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसे प्रमोट करना है इन द इंडियन इनोवेशन इकोसिस्टम. देन कमिंग नेक्स्ट, एंड टू इंश्योर द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
startup and publishers. Then you have this National Artificial Intelligence Portal, India AI. So this was jointly developed by Ministry of Electronics and Information Technology, National E-Governance Division, National Association of Software and Service Companies. Then you have the Airavat. So this is the Artificial Intelligence Research Analytics and Knowledge Dissemination Platform. That is the Airavat. तो पूछ सकता है कि what is this? So this provides the common computing infrastructure for artificial intelligence research. इंडिया की रैंक 75th है इन टॉप 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग लिस्ट एट इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस. देन यू हैव द इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन द रोबोटिक्स इकोसिस्टम. देन यू हैव द नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. कमिटी दिस इज फॉर्म बाय दिस मीटिंग एंड इसमें जो मेंबर्स हैं दीज आर द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, National Institution for the Transforming India. Why this is being done? To develop end-to-end robotics ecosystem. Then you have the National Program for Artificial Intelligence. So इसमें 4 पिलर्स को ये कवर करता है. घुमा फिरा के नेशनल प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, नाम से क्लियर है भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम कर रहे होंगे. फिर आता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है एंड द इनकमिंग चेयर काउंसिल चेयर इज 2022-23, लीड चेयर 2024, आउटगोइंग चेयर इज 25. देन इंडिया का सुपर कंडक्टिंग मिशन. इंडिया सुपर कंडक्टिंग मिशन दिस फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन. सो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि हमें सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम को डेवलप करना है इंडिया में. कुछ अप्रूव्ड मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि आपका माइक्रोन टेक्नोलॉजी वाज इनकॉर्पोरेटेड, लोकेशन इज गुजरात एट दिस फैसिलिटी. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी एट धोलेरा. देन आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट फैसिलिटी एट मोरीगांव. देन आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी टेस्ट एट सनाद इन गुजरात. फिर उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल कोलेब्रेशन इन सेमीकंडक्टर सेक्टर. सो द कंट्रीज विद द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन जो इंडिया के साथ साइन है, दिस इज यूएसए, जापान, यूरोपियन यूनियन एंड सिंगापुर. देन एकेडमिक और इंडस्ट्री कोलेब्रेशन में है. देन यू हैव दिस पर्ड्यू यूनिवर्सिटी. देयर इज द एग्रीमेंट विद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ऑब्जेक्टिव इज दिस. देन लैम रिसर्च एंड यूएसए का जो है दिस हैज साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद दिस, ऑब्जेक्टिव ट्रेन अप टू 4800 स्टूडेंट्स इन 2 years. फिर बात करते हैं टेली डेंसिटी की. सो टेली डेंसिटी क्या होता है? दिस इज द नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर 100 पॉपुलेशन. इसमें क्या कर देगा, 1000 लिख देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा, तो गलती मत करना. सो ओवरऑल टेली डेंसिटी इंडिया की 75.23% थी मार्च 2014 में, अभी 86% है. रूरल टेली डेंसिटी बढ़ के 59% हो गई है. अर्बन टेली डेंसिटी घट गई है, इट इज़ 145% से 134% आ गई है. फिर आज के बाद आता है PM वानी. तो दिस इज टू एक्सपैंड पब्लिक वाईफाई एक्सेस, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क. देन 5G सर्विसेज रोल आउट हैं. भारत 6G विजन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब. सो इसका पर्पज़ सिंपल सा है कि इंडिया को 6G टेक्नोलॉजी में लीड करना है बाय 2030. फिर भारत 6G अलायंस के बारे में बात कर लेते हैं. सो 2023 में इस्टेब्लिश हुआ था. दिस इज ए कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज़ नॉट इंटर गवर्नमेंटल, ये टर्म यूपीएससी अक्सर यूज करता है. दिस मेक्स इंडिया ग्लोबल सप्लायर ऑफ अफोर्डेबल 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज. फिर आते हैं संचार मित्र स्कीम के बारे में. सो दिस engage youth at the digital ambassadors. Then you have the Indian Telegraph Right of Way Amendment rules. So Indian Telegraph Right of Way rules. So this streamlines the telecom infrastructure deployment. This provides strict timeline for approval etc. Then इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ रूल्स हैं जो 2024 में बने थे. एफिशिएंट यूज करना है, स्टैंडर्डाइज्ड परमिशन प्रोसेस है ताकि आपका टाइम कम लग सके एंड आपको परमिशन ईजिली मिल जाए. फिर आती है भारत नेट प्रोग्राम. सो भारत नेट प्रोग्राम दिस प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत. की फीचर ये है कि हमें ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी अप टू 2.64 लाख ग्राम पंचायत हमें करना है. वी हैव टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू नॉन ग्राम पंचायत विलेज, अप्रॉक्सीमेटली इतना विलेज ऑन डिमांड बेसिस. इम्प्लीमेंटेशन मॉडल इज डिजाइन, ऑपरेट एंड मेंटेन. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी भारत संचार निगम लिमिटेड. मेंटेनेंस पीरियड इज 10 years. एडिशनल टारगेट इतना है आपका 1.50 crores. Fiber connection to rural household institution and enterprise over 5 years.
फिर आता है आपका यूनिवर्सल 4G सैचुरेशन नेटवर्क, प्रोवाइड 4G कनेक्टिविटी इन अनकवर्ड विलेज। की टारगेट इज लाइक एडिशनल 20% विलेजेस में भी इंक्लूडेड, अभी इतने विलेजेस कवर्ड हैं। फिर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है, 2026 से 30 तक का इसका टाइम पीरियड है। तो हमें जो है कि विलेज फाइबर केबल कनेक्टिविटी बढ़ानी है टू 2.70 लाख विलेजेस। वी हैव टू इंश्योर 95% ऑफ द अप टाइम and we have to provide broadband connectivity to 90% anchorship institutions such as schools, PHC, Anganwadi centers, Panchayat office, and we have to improve fixed broadband speed like minimum 100 megabits per second by 2030। फिर PLI स्कीम है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। So this is notified by the Department of Telecommunications. This is to provide the domestic manufacturing of telecommunication and the networking products। बेस इंसेंटिव इतना है। फिर आता है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट इनिशिएटिव। तो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट इनिशिएटिव, तो इसका पर्पज सिंपल सा है कि हमें टेलीकॉम रिसोर्सेज के का जो यूसेज है, मतलब वी हैव टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज इन साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड। फिर आता है संचार साथी पोर्टल। तो दिस इज द सिटीजन सेंट्रिक टेलीकॉम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। सो ये सिटीजन्स को इनेबल करता है टू रिपोर्ट द फ्रॉडुलेंट कॉल्स, शॉर्ट मैसेज सर्विस एंड व्हाट्सएप सर्विस, to block lost or stolen mobile devices across all network, to check mobile connections issued in their name, to request re-verification of unauthorized mobile numbers, to report suspicious international calls। फिर आता है आपका फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। तो इसका पर्पज़ है, देखो मई 2025 में लॉन्च हुआ था। इसका पर्पज़ है कि वी हैव टू रिस्क क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हम उसको क्लासीफाई करेंगे एंड इसे बैंकिंग सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। फिर उसके बाद इनिशिएटिव भी आज चल रहा है आपका, जैसे स्कैम से बचाओ कैंपेन, ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह ना हो सकें। फिर उसके बाद आता है टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स। सो दिस इज मैंडेटेड अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। तो मैंडेटरी सिक्योरिटी ऑडिट्स करने हैं, साइबर इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना है, एंड वी हैव टू प्रोहिबिट ऑन टेम्परिंग ऑफ इंटरनेशनल मोबाइल IMEI। फिर उसके बाद आता है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो इसका जो फंडिंग सोर्स है 5% ऑफ द एनुअल कलेक्शन फ्रॉम डिजिटल भारत निधि। डिजिटल भारत निधि क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है, दैट इज टू एक्सपैंड द इंटरनेट एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली रूरल और रिमोट एरियाज में। तो ये बेसिकली पहले आप ये नाम सुनते थे ना, USOF, दैट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये इसको रिप्लेस करता है, सो दैट वी कैन सपोर्ट बेटर द मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन नीड्स, एंड दिस इज मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। यही है ये। तो इसका 5% कलेक्शन से हमारे पास ये है। एनुअल फंडिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़, 5% भी इतनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। एरिया सपोर्टेड इज दिस। Then you have the centralized right of way portal, that is the PM Shakti Sanchar. So this is the thing, that is the streamlined right of way permission for optical fiber cable laying, telecom tower installation। तो देखो राइट ऑफ वे होता क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट दे कैन गिव द परमिशन फॉर लेइंग डाउन द टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो गया, मोबाइल टावर्स हो गए। तो इससे क्या होता है, जो आपकी टेलीकॉम कंपनी जो है ना, उनको अप्रूवल क्विकली मिल जाता है आसानी से। अब RO पोर्टल क्या होता है, जैसे RO पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ऑनलाइन सिस्टम है बेसिकली घुमा फिरा के। सो यू विल बी गेटिंग द परमिशन टू इंस्टॉल इंटरनेट टावर्स, आई मीन टू से इंटरनेट केबल्स एंड टावर्स। सो अगर किसी कंपनी को फाइबर केबल लगाना है रोड के अलॉन्ग, सो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। राइट ऑफ वे इट विल मेक दिस प्रोसेस डिजिटल एंड फास्टर। देन यू हैव द कॉल बिफोर यू डिग। सो क्या होता है कि भाई अब आपको लेट्स से कि कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उसको कुछ डग करना है, खुदाई करनी है, तो ही विल नोटिफाई यूटिलिटी ओनर्स बिफोर एक्सकेवेशन। अदरवाइज पहले क्या होता था, नुकसान होता था। जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल बना हुआ है, अब आया उसने खुदाई कर दिया, अब इनका नुकसान हो गया। इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैं, वाटर पाइपलाइंस है, गैस एंड पेट्रोलियम पाइप्स हैं, रोड्स हैं, तो पहले इनको कॉल करेगा, देख लेगा भैया क्या क्या है यहाँ पे, एंड देन ही विल कॉल देम एंड ही विल इन्फॉर्म देम कि भैया हमें खुदाई करनी है, तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ें कर पाएंगे। देन यू हैव दी नेशनल रेडीनेस इंडेक्स। तो ये पोर्सलैन इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है। दिस इज अ नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन वाशिंगटन। इंडिया की रैंक 49 है 2024 में, 60th पोजीशन थी 2023 में। तो इवोल्यूशन पैरामीटर्स आर टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। सो दिस इज रिलेटेड टू चैप्टर 25। अब मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, विच इज़ रिलेटेड टू चैप्टर 26, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, सो हम इसे जल्दी कर लेंगे और इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है।
बट मेरी सलाह यही रहेगी कि कभी कभी क्या होता है ना, पूछ भी लेता है आपसे सीधे सीधे कई बार चीज़ें, तो हमें नहीं पता होती है, तो आई वुड रिकमेंड कि अब इतना कर लियो तो इसे मत छोड़ना जस्ट बिकॉज इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट, बट एक बार देख जरूर लेना. सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस video with your friends so that they can also get the benefit for the videos of India Yearbook. So that's all as of now. See you in the next video.